सो लास्ट क्लास में बताया था केसेस ऑफ म्यूचुअल जो है इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस केसेस। जैसे मान लो ये एक लूप है, सर्कुलर लूप है, और इसके एक्सिस पे यहां पे एक दूसरा लूप रखा हुआ है, छोटा सा लूप है, ठीक है। ये एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r। ये एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस है r। इसके एक्सिस पे यहां पर एक दूसरा लूप रखा हुआ है, इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है, और ये थोड़ा टिल्टेड है। टिल्टेड इन द सेंस कि इसका जो प्लेन है, ये जो रिंग है, इसका जो प्लेन है वो इसके साथ थोड़ा सा टिल्टेड है, इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है इस तरह से। तो इस पे जो नॉर्मल बनाओगे वो एंगल थीटा पे है, ठीक है। ये एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है, रेडियस है r। ये एक अनदर है सर्कुलर लूप, स्मॉल लूप है, ये भी स्मॉल सर्कुलर लूप है, और ये इस तरह से रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है x, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है x। आपको बताना है दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो स्टेप 1 क्या करते हैं, इसमें करंट पास करते हैं। स्टेप 1 इसमें करंट पास करते हैं, I1 कहते हैं इसको। I1 पास कर दिए तो ये एक फील्ड बनाएगा। तो इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा जी, इस पॉइंट पर फील्ड B1 होगा म्यू नॉट I1 r स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, यही ना। अब ये इतना छोटा लूप है, इतना छोटा लूप है, दिया हुआ a इज वेरी वेरी लेस देन, a इज वेरी स्मॉल। इतना छोटा लूप है, तुम मान सकते हो कि इस लूप पे, तुम मान सकते हो कि इस लूप के विसिनिटी में, जहां तक ये लूप है, तुम इस फील्ड को लगभग यूनिफॉर्म फील्ड मान सकते हो। तुम इस फील्ड को लगभग क्या मान सकते हो, यूनिफॉर्म मान सकते हो, कि यहां से लेके यहां तक में कोई वेरिएशन नहीं है। तो उस केस में जो इसके थ्रू फ्लक्स होगा, जो φ2 होगा, वो हो जाएगा φ2 हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा B1 A2 cos थीटा, B1 A2 cos थीटा। B1 का मतलब है, तो B1 इंटू एरिया ऑफ दिस लूप इज पाई a स्क्वायर, पाई a स्क्वायर, रेडियस है a, पाई a स्क्वायर इंटू cos थीटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ये आ जाएगा, देखो म्यू नॉट I1 r स्क्वायर, म्यू नॉट I1 r स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू पाई a स्क्वायर इंटू cos थीटा। सो अगर हम देखें, कंपेयर करते हैं, φ2 इज इक्वल टू m इंटू I1। φ2 इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट I1। तो यहां पे क्या मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा हमको, m का वैल्यू मिलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, म्यू नॉट r स्क्वायर पाई a स्क्वायर, म्यू नॉट r स्क्वायर पाई a स्क्वायर cos थीटा बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तुम देख सकते हो, अगर ये थीटा, अगर ये इस तरह होता, अगर इस एक्सिस के ये प्लेन होता परपेंडिकुलर लूप का, तो थीटा 0 होता, तो cos 0 1 हो जाएगा। थीटा को घुमाओगे इस तरह से, और इस रिंग को इसके ऊपर जो इस तरह से टर्न जो है करोगे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होगा, और ये पूरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 0 हो जाएगा। अगर ये कितना होता, अगर ये रिंग इस एक्सिस की क्या होता, परपेंडिकुलर, इस एक्सिस की होता परपेंडिकुलर इस तरह से, तो 0 हो जाता। तो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि फ्लक्स कितना होगा ओरिएंटेशन में डिपेंड करता है। ये किसी भी थीटा के लिए निकाल सकते हैं। अब समझो, इसमें करंट पास करके इससे फ्लक्स निकालना आसान था,
इसमें करंट पास करके इसमें से फ्लक्स निकालना आसान था क्योंकि इसका एरिया बहुत छोटा है। लेकिन अगर हम इसमें करंट पास करके इससे फ्लक्स निकालना चाहें तो आसान नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं। हमने इसमें करंट पास करके इसमें फ्लक्स निकाला, हमने I1 को पास करके phi2 निकाला। अब अगर मेरे से क्वेश्चन ये पूछा जाए इसमें अगर करंट पास करें I2 तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो बिकॉज अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम m का वैल्यू सेम होता है, चाहे इसमें पास करो या इसमें पास करो। तो अगर हमसे ये पूछा जाता इफ करंट I2 इज पास्ड इन स्मॉलर लूप, find the flux through bigger loop। ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था, बट रेसिप्रोसिटी थ्योरम से हमने इसमें से पास करके इससे निकाल लिया, वही यहां यूज कर लेंगे। हम कहेंगे फ्लक्स इन बिगर लूप इज सेम मास, सेम इंडक्टेंस m टाइम्स ऑफ करंट इन द स्मॉलर लूप। समझ रहे हो ना? ठीक, ये हो गया एक चीज। दूसरा, यहां कोई डाउट किसी को? तो प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखो प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमसे ये पूछा जाए एक सोलेनॉइड है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और ये इसका एक्सिस है। एक सोलेनॉइड है जिसकी रेडियस है r, n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसके अंदर एक लूप रख दिए इस तरह से, इसके अंदर एक सर्कुलर लूप को रख दिए इस तरह से, सो डैट लूप का जो प्लेन है उस पर जब नॉर्मल ड्रॉप करोगे ये इसके साथ एंगल बनाएगा थीटा। ठीक है ना? लूप के प्लेन के साथ ये थोड़ा ओरिएंटेड है। इन दोनों के बीच में बताना है कि इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है a, जो भी है, लेकिन कंप्लीटली इसके भीतर है। ये a बहुत छोटा नहीं भी है चलेगा, बट ये जो है ये कंप्लीटली इसके भीतर है। क्या है? ये कंप्लीटली इसके भीतर में है, ये बाहर नहीं निकल पा रहा। ये एंगल है थीटा, इसकी रेडियस है a। तो कैसे निकालोगे? वही करोगे, इसमें करंट पास करोगे I1, यहां एक B निकलेगा, इसके अंदर एक B निकलेगा। B1 कितना निकलेगा बताओ? B1 आएगा म्यू नॉट n I1, ये होगा ना? तुम जानते हो सोलेनॉइड के अंदर ये फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तुम जानते हो कि सोलेनॉइड के अंदर ये फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। तो फील्ड ये एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। अंदर में हर पॉइंट पे फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा B1 इंटू A2 कॉस थीटा। B1 का मतलब हो गया म्यू नॉट n I1, A1 का मतलब हो गया पाई a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहां से तुम देखोगे phi2 इज इक्वल टू दिस, बट अगर इसको कंपेयर कर दो phi2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ I1, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा म्यू नॉट n पाई a स्क्वायर कॉस थीटा। याद रखना, अगर इस लूप में n टर्न्स होते, तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाता। अगर इस लूप में n टर्न्स होते, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में, और इसमें n टर्न्स होते, तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाता। क्योंकि एक लूप के थ्रू फ्लक्स ये होता है, n लूप के थ्रू n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? एक स्क्वायर लूप है इस टाइप से,
एक स्क्वायर लूप है और इसके सेंटर पे यहां एक छोटा सा सर्कुलर लूप रखा हुआ है, एक छोटा सा सर्कुलर लूप रखा हुआ है। इसका लेंथ L, इसका लेंथ L, इसका लेंथ L, इसका लेंथ L, स्क्वायर लूप है और इसके सेंटर पे एक स्मॉल लूप रखा हुआ है जिसकी रेडियस है, रेडियस इज A एंड A इज वेरी स्मॉल। बताना इन दोनों बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो पहला स्टेप, इसमें करंट पास कर दो I1, इसके कारण यहां फील्ड आएगा। तुम जानते हो यहां फील्ड क्या आएगा, एक वायर की वजह से जो फील्ड है, एक वायर की वजह से यहां फील्ड जो है बनेगा वही 4 गुना हो जाएगा। इसकी वजह से भी इनवर्ट इनवर्ट, इसकी वजह से भी इनवर्ट और इसकी वजह से भी इनवर्ट, सबकी वजह से इनवर्ट होगा। तो तुम्हारे यहां फील्ड आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाय 4 पाई, दिस डिस्टेंस D इज L/2, 2 टाइम्स ऑफ साइन 45 डिग्री, यही ना, याद है। म्यू नॉट I फाइनाइट वायर है, म्यू नॉट I बाय 4 पाई D cos 45 डिग्री साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू दी। ये एक के कारण है, बट ऐसे ऐसे 4 वायर है तो 4 गुना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखो B इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट I1, ये होगा √2, म्यू नॉट I1 ये होगा √2 इंटू ये 4 और ये 4 कट गया, म्यू नॉट I1 √2, म्यू नॉट I1 √2, ये चला जाएगा 2 ऊपर बाई पाई एल, ये होगा ना 2 √2 बाई पाई एल, ये और ये कट जाएगा √2, ये जाएगा 2 √2 बाई पाई एल। B1 is equal to mu naught I1 2 √2 by pi L, mu naught I1 2 √2 by pi L. This is the magnetic field at the center. ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। एरिया इसका कितना है, और ये इतना छोटा लूप है कि तुम इसके वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तुम मान सकते हो यहाँ पे लगभग फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ जो फील्ड, यहाँ जो फ्लक्स होगा φ2 वो हो जाएगा B1 इंटू पाई ए स्क्वायर cos 0 डिग्री, नॉर्मल है ही, हो जाएगा म्यू नॉट I1 2 √2 बाई पाई एल, म्यू नॉट I1 2 √2 बाई पाई एल इंटू पाई ए स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। इसको कंपेयर कर दो, φ2 इज इक्वल टू क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू I1, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा म्यू नॉट 2 √2 a स्क्वायर बाय एल, म्यू नॉट 2 √2 a स्क्वायर बाय एल। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ये होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, निकाल सकते हैं। अब इसमें करंट को वैरी करो। अब अगर हम ये पूछते कि अगर हम इसमें करंट I पास करेंगे तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना है, तो वही M को क्या करते, इसके करंट इसमें करंट से मल्टीप्लाई कर देते, इसमें फ्लक्स चला आता, जो डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था, जो डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। कोई डाउट यहाँ? ये एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, यानी ये लूप बना रहा है, बट लूप कहां बना रहा है, इनफाइनाइट पे जाके बना रहा है। एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, और यहां पर एक स्क्वायर शेप का लूप रखा हुआ है, यहां एक स्क्वायर शेप का लूप रखा हुआ है, ये स्क्वायर शेप का यहाँ एक लूप रखा हुआ है। ये लेंथ है L, ये लेंथ है L, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है L, मतलब इसको ले लो, इसको ले लो A, इसको ले लो A, और ये डिस्टेंस ले लो R। इसको बोल रहे हैं स्क्वायर लूप है। इन दोनों के बीच में एक इनफाइनाइट वायर है, इन दोनों के बीच में निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा।
इन दोनों के बीच में निकालना म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें पहले करंट पास करो, इसमें पास करके इसके थ्रू तो फ्लक्स निकाल नहीं पाओगे, बट इसमें पास करके इसके थ्रू निकाल सकते हो। इसमें करंट पास कर दो, स्टेप 1 पास I1 पास कर दिया, I1 पास कर दिया तो निकालो B1, और B1 तुम जानते हो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। यहां से डिस्टेंस x पे, यहां से डिस्टेंस x पे जो फील्ड होगा, यहां से डिस्टेंस x पे जो फील्ड होगा, ये आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाई 2πx। इस पूरे लाइन पे इक्विडिस्टेंट x लाइन पे सेम होगा। अब यहां थोड़ा सा और मूव कर जाओ, x से लेकर कहां तक, x प्लस dx तक, x से लेकर x प्लस dx तक मूव कर जाओ। तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा B1 डी फाई 2। इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, B1 इंटू DA2, एंड दैट इज इक्वल टू B1 का मतलब हो गया म्यू नॉट I1 बाई 2πx, और ये जो होगा एरिया, ये हो जाएगा A dx, ये हाइट है A और डिस्टेंस है dx, A dx इसका होगा, रेक्टेंगल है, लेंथ है A, विथ है dx। ऐसे ऐसे इसको इंटीग्रेट कर दो, जब इंटीग्रेट करोगे फाई की वैल्यू आएगी नेट फाई म्यू नॉट I1A बाई 2π, म्यू नॉट I1A बाई 2π, इसको करोगे dx बाई x, कहां से कहां तक, r से लेकर के, यहां से स्टार्ट करोगे r प्लस a तक, r से लेके r प्लस a तक, दैट वुड गिव यू म्यू नॉट I1A बाई 2π ln r प्लस a बाई r। तो यहां से तुम क्या देख रहे हो, अगर तुम इसको कंपेयर कर दो, फाई टू इजकल टू m टाइम्स ऑफ I1, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू नॉट a बाई 2π ln r प्लस a बाई r। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब अगर हम इसके बाद ये पूछते, हम इसमें करंट I पास करके इस इनफाइनाइट वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं या फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते, इसमें करंट पास करते I, इसके थ्रू फ्लक्स निकालते MI, यही M इंटू I, और इसके थ्रू अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इसमें अगर करंट चेंज कर रहे हैं, सीधे माइनस M डी आई बाई डी टी। वो कैसे कर रहा है हमको मतलब नहीं है, बट वो करेगा वही, किसी से भी निकाले सेम ही आता है। इसलिए क्वेश्चन जब पूछता है तो ऐसा पूछता है जो तुम नहीं निकाल सकते हो डायरेक्टली, तो पहले तुमको उसकी रिवर्स प्रोसेस पूछेगा, क्या इसमें करंट पास किए फ्लक्स इसके थ्रू निकालो, पूछेगा इसमें करंट पास किए फ्लक्स इसके थ्रू निकालो, पहले तुम इसमें करंट पास करके इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लो, वही M को यूज करके इसमें जो भी करंट है I, उसको उसी M से मल्टीप्लाई कर दो, फ्लक्स इसके थ्रू चलाएगा। ठीक है, अब देखो ये है, क्या है भाई, एक क्वेश्चन ये है, ये एक लूप है, एक दूसरा लूप है, आइडेंटिकल लूप है, दोनों लूप एक जैसे हैं, ये एक लूप है और यहां पर एक दूसरा लूप है। ठीक है, इसकी रेडियस है, ये आइडेंटिकल लूप है, इसकी रेडियस भी है, दोनों बीच का डिस्टेंस L इज वेरी 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 ग्रेटर देन ये, बहुत बड़ा है। तुमको इन दोनों का निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, तो क्या करोगे, इसमें करंट पास किए I1, इसका फील्ड निकाले, फील्ड होता है इसका B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट IA स्क्वायर बाई 2 इंटू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही ना। लेकिन L बहुत बड़ा है, तो इसको लिख सकते हो, B1 को लगभग क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट I1A स्क्वायर बाई 2L क्यूब लिख सकते हो, ये बहुत बड़ा है। तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ, इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो इसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा फाई 2 इज इक्वल टू
B1 into A2 and that is equal to mu naught I1 A square by 2L cube into pi A square हो जाएगा। इसको कंपेयर कर दो, phi 2 is equal to m into I1, phi 2 is equal to m into I1, तो m कितना आ जाएगा बताओ, म्यू नॉट पाई a to the power 4 म्यू नॉट पाई a to the power 4 by 2L cube होगा ना, ठीक है। और चलो अब देखो, ये सारे केसेस थे इंडक्टेंस निकालने के, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के। अब जरा देखो, अगर दो इसके बीच में म्यूचुअल कपलिंग क्या होता है और कपलिंग कैसे काम करता है। देखो, ये मेरे पास एक लूप है और ये मेरे पास एक दूसरा लूप है, इसके पास में ही रखा हुआ है ऐसे करके। There are two fixed loops. ये है कॉइल 1, ये है कॉइल 2, बोथ आर फिक्स्ड, ठीक है। अब हम इसमें करंट पास कर रहे हैं I1, इसमें हम करंट पास कर रहे हैं I1 और इसमें करंट पास कर रहे हैं I2। हम इसमें करंट पास कर रहे हैं I1, इसमें करंट पास कर रहे हैं I2। तो ये बताओ, फ्लक्स सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 1 कितना होगा, इसको कैसे लिखेंगे। ये लिखेंगे L1 I1 लिखेंगे, that is equal to number of magnetic field lines of B1 passing through loop 1, ठीक है ना। उसी तरह से हम लिखेंगे phi self फॉर लूप 2, इसका डिफिनीशन है सेल्फ इंडक्टेंस का L2 इंटू I2, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ B2 लाइन्स पासिंग थ्रू लूप 2, पासिंग थ्रू लूप 2। अब बताओ, phi of mutual in 2 due to 1, ये 2 due to 1 करंट 1 में ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ I1, ये होगा इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ B2 passing through ऑफ B1, ये क्या है, ये है, इसका मतलब है फ्लक्स ड्यू टू 2 through 1, flux due to current 2 through 1, flux due to current 1 through 2 ना, सही है ना। हाँ, म्यूचुअल फ्लक्स ड्यू टू म्यूचुअल पार्ट थ्रू 2, लूप 2 में। हाँ, टोटल फ्लक्स निकाल के सेल्फ 1 और 2 का माइनस कर देते तो म्यूचुअल आ जाएगा। टोटल फ्लक्स, हाँ वो कर सकते। देखो, ये इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I1, ये 2 फ्लक्स क्रिएट करेगा। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, वो 2 फ्लक्स क्रिएट करेगा। एक तो खुद इसके थ्रू
ये करेगा ना। यस सर। और एक इसका फील्ड इसके थ्रू 2। यस सर। उसी तरह से I1 जो है I2 जो दो फ्लक्स क्रिएट करे, एक खुद के थ्रू ये, यस सर। और एक फ्लक्स म्यूचुअल थ्रू 1 फर्स्ट लूप के थ्रू। ये जो करंट है ये एक तो इसका फील्ड इसको पार करेगा, दूसरा इसको ही पार करेगा थ्रू 1। इसके कारण इसके थ्रू क्या लिखोगे, M इंटू I1 I2 सर I2 लिखोगे ना। अब ये बताओ अगर हम ये कह रहे हैं कि जितना फील्ड लाइन सपोज N1 फील्ड लाइन इससे पास कर रहा था, N1 फील्ड लाइन इससे पास कर रहा था, 1 का जो है N1 फील्ड लाइन इससे पास कर रहा था, और इससे पास कर रहा है K1 टाइम्स ऑफ N1 फील्ड लाइन। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि करंट 1 जो है उसने मान लो 10 फील्ड लाइन क्रिएट किए। मान लो करंट 1 ने जो है यहां 10 फील्ड लाइन इसके थ्रू पास हुआ। करंट 1 के कारण खुद के थ्रू मान लो 10 फील्ड लाइन पार किया, तो इसके थ्रू कुछ 10 से कम किया होगा पार, यस तो वो मान लो फ्रैक्शन है K1। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं K1 टाइम्स ऑफ L1 I1। देखो अगर ये फ्लक्स 10 फील्ड लाइन के कंपेरेबल है, यहां से 10 फील्ड लाइन क्रिएट हुआ, 10 फील्ड लाइन यहां से पार किया, बट उन 10 में से 8 यहां से पार किया, इसका मतलब जो फ्रैक्शन इसका सेल्फ फ्लक्स था उसका कितना फ्रैक्शन यहां से पार किया, 0.8 टाइम्स ऑफ दैट। अगर यहां पे 10 फील्ड लाइन यहां क्रिएट हुआ, अगर 10 फील्ड लाइन यहां पे क्रिएट हुआ है, 10 फील्ड लाइन इसको पार किया, इस लूप को से 10 फील्ड लाइन पार हुआ, इसके बगल वाले से उसमें से 8 पार हुआ, बाकी बाहर से निकल गया, तो क्या कह सकते हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस, जो सेल्फ फ्लक्स इसके थ्रू है उसके कंपैरिजन में जो इसका म्यूचुअल फ्लक्स, इस करंट का म्यूचुअल फ्लक्स इसके थ्रू है वो 0.8 है, 0.8 टाइम्स है। यस सर। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, समझो इसमें हमको बेसिकली फ्लक्स में हम सिर्फ क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन काउंट करते हैं। ये फील्ड लाइन अगर 10 फील्ड लाइन के कंपेरेबल है, तो ये फील्ड लाइन इसी करंट का 1 के थ्रू 10 फील्ड लाइन पास हो रहा था, बट 1 करंट का बनाया हुआ फील्ड 2 के थ्रू 8 ही पास हो रहा है। उस 0.8 को बोलेंगे फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, K1 इज फ्रैक्शन ऑफ B1 that passes through loop 2. K1 is the fraction of field lines, B1 lines, लूप 1 में जितना पास किया उससे कितना फ्रैक्शन 2 में पास किया, ये है K1। सिमिलरली M इंटू I2, हम कह रहे हैं इसमें से कितना फ्लक्स लाइन पास किया, मान लो यहां पे 20 फील्ड लाइन बना, इस 20 में से 10 ही इसमें से पास हुआ, यानी कि जो इसका सेल्फ फ्लक्स था वो कितना था, 20। इसका सेल्फ फ्लक्स था 2 का, वो कितना था, 20 लाइन पास हो रहा था, 20 था। लेकिन जब यही I2 के कारण जो फर्स्ट वाले के थ्रू था, ये I2 कारण जो फर्स्ट वाले के थ्रू था वो कितना था, 50% ही था, क्योंकि ये 20 है तो इसमें 10 ही पास हो रहा है, तो इसको क्या लिख दोगे, K2 इंटू L2 I2 लिखोगे। हम उसको फिर से बता रहे हैं, देखो इस तरह से बता रहे हैं। देखो ये करंट है, तुमने इसमें करंट पास किया है I1,
एक दूसरा लूप है। तुमने इसमें पास किया, इसमें हम ये बोल रहे हैं इसके थ्रू फ्लक्स सेल्फ थ्रू 1 कितना है L1 I1, ठीक है। फ्लक्स थ्रू 2 ड्यू टू फर्स्ट, इसको बोलेंगे म्यूचुअल, इसको बोलेंगे फ्लक्स म्यूचुअल। क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे फ्लक्स म्यूचुअल थ्रू 2 इज इक्वल टू क्या होगा? M इंटू I1, सही है ना? अभी सिर्फ एक करंट पास, इसमें कुछ नहीं पास किया। I1 यहां पास किए, I1 के कारण जो फील्ड लाइन बना B1 वो एक तो इसके थ्रू है L1 I1 और एक इसके थ्रू है, कितना है M I1, सही है? सही है ना? अब इसको कैसे पता करते हैं? फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? ये मान लेते हैं, सपोज ये मान लेते हैं 10 लाइंस पास हो रही थे, 10 लाइंस पास्ड, और इसमें मान लेते हैं आउट ऑफ 10 लाइन इसमें से पास किया सिर्फ 6 लाइंस। इसका क्या है कि जो फ्लक्स ये था उसका 60% फ्लक्स ये है। इसको लिख सकते हैं K1 टाइम्स ऑफ ये, इसका मतलब है 10 लाइन, इसका मतलब है 6 लाइन, तो K1 टाइम्स ऑफ L1 I1 वेयर K1 इज 0.6, सही है? सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से करंट पास करा रहे हैं I2, ये एक फील्ड लाइन क्रिएट करेगा इस तरह से, I2 पास करा रहे हैं। बोलेंगे फाई सेल्फ थ्रू 2, इसको बोलते हैं बाय डेफिनेशन L2 I2। ये मान लो 20 लाइंस था, ये मान लो 20 लाइंस था, और तो फाई 2 L2, और इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा इसका, कौन? फ्लक्स ऑफ 2, यहां कोई करंट नहीं दिए हैं, फ्लक्स म्यूचुअल थ्रू 1, म्यूचुअल फ्लक्स थ्रू 1, म्यूचुअल फ्लक्स थ्रू 1, ये कितना हो जाएगा बताओ? म्यूचुअल फ्लक्स थ्रू 1 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू M इंटू I2। डिफिनेशन क्या होता है? करंट इसमें, म्यूचुअल यहां M I2। ये मान लो 50% ही, मान लो यहां पर ये 10 लाइन ही पास हो रहे हैं, 20 लाइन इसको पास हो रहे थे सेल्फ में, बट ये मान लो 10 लाइन ही पास हो रहे हैं, ये मान लो 10 लाइन ही पास है, 50% लाइन पास नहीं हो पा रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं कि यहां पर जितना था उसका 0.5 फ्लक्स यहां पर है, इसको लिख सकते हैं K2 इंटू L2 I2, लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो पहली बात यहां K को क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन ऑफ सेल्फ फ्लक्स लिंक्ड टू म्यूचुअल फ्लक्स, और ये गारंटेड है K1 भी हमेशा लेस देन 1 होगा और K2 भी हमेशा लेस देन 1 होगा। तो पहली बात तुमको एक चीज समझ में आ गई, क्योंकि म्यूचुअल, इसका मतलब क्या है बताओ? म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल है? K2 L2, और म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल है? K1 L1। तो पहली बात ये समझ लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है K1 L1 दैट इज इक्वल टू K2 L2। K1 का मतलब है द परसेंटेज और द फ्रैक्शन ऑफ B1, K1 का मतलब है द फ्रैक्शन ऑफ B1 दैट पास थ्रू लूप 1, जो जितना फील्ड लाइन लूप 1 से पास हुआ उसका कितना फ्रैक्शन 2 से पास हुआ। K2 का मतलब है I2 की वजह से जो फील्ड बना B2
उसका जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन लूप 2 से पास हो उसका कितना फ्रैक्शन लूप 1 से पास हो पाया। ये होता है फ्रैक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू I1, fraction of field lines B1 that passed through loop 2. Similarly, Q2 का मतलब है fraction of field line, fraction of number of field line B2 that passed through loop 2, but that actually passed through loop 1. ठीक है, तो यहां पे अब समझो, पहली बात इसको समझ लो, K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2। तो K1 और K2 को एक दिया होगा, L1 और ये दिया होगा, तो तुमको K1 या K2 निकालने के लिए पूछेगा। दूसरी बात अब ये बताओ, M की वैल्यू L1 से कम है, L1 से कम है ना, क्योंकि ये रेशियो 1 से कम होता है। M की वैल्यू L2 से भी कम है, क्योंकि जितना भी फील्ड लाइन इससे पास करेगा उसका कुछ तो स्कैटरिंग होगा, कुछ ही पार कर पाएगा ना। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आएगा M इंटू M इज इक्वल टू K1 इंटू L1 इंटू K2 इंटू L2। यहां से आपको आएगा M इज इक्वल टू अंडर रूट K1 K2 अंडर रूट L1 L2 आएगा। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो यानी याद रखना, M की वैल्यू होती है, इसको डिनोट करते हैं K से, ये होता है K टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 L2। चूंकि ये 1 से कम है, ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम होगा। चूंकि ये 1 से कम है, ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम हो, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच का रिलेशनशिप होता है। तो पहली बात ये समझ लो, अगर तुमको हम L1 L2 दे दें और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दे दें, दो लूप दे दें, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस दे दें और इसकी भी दे दें, और दोनों के बीच का म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दे दें, तो तुम उसके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो। एग्रीड? दूसरी बात, अगर हम उसको नहीं देते हैं तो भी तुम ये कह सकते हो कि M की वैल्यू L1 इंटू L2 के रूट से कम होगी। मान लो मैं तुम्हें दे रहा हूं दो कॉइल है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है 6 हेनरी या 3 हेनरी, और इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है 12 हेनरी, और इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है 3 हेनरी। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? क्या होगा बताओ? 1/2 होगा। 1/2 होगा। अगर हम कहते हैं इसकी कपलिंग कंप्लीट है, इसकी कपलिंग, तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस तुम ज्योमेट्रिकल केसेस में तो निकाल चुके हो, फिजिकल केसेस में जो हम किए थे, ये है वो है, इस लूप का वो, लेकिन अगर इस टर्म में देता है, इसके और इसके टर्म में, तो इसके तुम निकाल सकते हो। दूसरा, अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं क्या कह रहा हूं, मैं तुमसे अगर ये कह रहा हूं कि दो कॉइल थे, ये है L1, ये है L2। मैंने क्या देखा कि अगर मैं इसमें करंट पास करता हूं, इफ आई पास करंट इन 1,
36% of its field line passes loop 2. सुन रहे हो? इसमें जब मैं पास कर रहा हूं जितना भी फील्ड लाइन, 100 फील्ड लाइन यहां से निकला, 100 फील्ड लाइन लूप 1 ने अगर क्रिएट किया, 100 फील्ड लाइन इस लूप को पार किया 1 को, तो उसका 36 लाइन इसको पार करता है, बाकी 64 लाइन डिस्पर्स हो जाता है. ठीक है. इफ आई पास करंट इन loop 2, if I pass current in loop 2, I found that 49% of its flux passes through loop 1. Find coefficient of coupling. तो K हो जाएगा अंडर रूट K1 K2 हो जाएगा जी. K1 की वैल्यू फ्रैक्शन जब लूप 1 में पास करा तो एक में है 0.36, एक में फ्रैक्शन है 0.36 और एक में फ्रैक्शन है 0.49, है ना? कितना हो जाएगा बताओ? 6 into 7 by 100 0.42 होगा. हो गया 0.42. 36 by 100 49 by 100. 36 का रूट 6, 49 का रूट 7, 0.42. यानी अगर हमको L1 और L2 दिया हुआ है तो म्यूचुअल जो इंडक्टेंस होगा 0.42 टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 L2. दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा K टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 L2. ठीक है. ठीक है, चलो. हालांकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये सब चीज मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे किसी भी एडवांस को मैं छोड़ दूं तो सिलेबस में है. ठीक है, मेरा काम है बताना, क्योंकि जो चीज वाइटल हो जाती है, जहां जाके मामला रुक जाता है, जहां जाके डिसिसिव स्टेप हो जाता है आजकल के पेपर में, वो 2-4 क्वेश्चन में ही पूरा डिसीजन हो जाता है. तो वो 2-4 क्वेश्चन कभी भी वहाँ फ्रिंजिंग में जा सकता है. तो हमको फ्रिंज जो बॉर्डर का एरिया है, जो बॉर्डर का सिलेबस है, वहाँ पे एम्बिग्यूटी या कुछ भी जानना चाहिए. ठीक है. सो अगर कभी ऐसा हो समझो, अब हम सीरीज पैरेलल को फिर से लिख देते हैं, खाली सीरीज एंड पैरेलल of series connection of two mutually coupled coils. और ये एक तुम्हारा कोई स्पिंडल है, इस पे तुमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, समझ रहे हो? ऐसे गया, ऐसे ऐसे. फिर उसके तुमने क्या किया, यहाँ पे इसको इस तरह से लिया, ऐसे किया था, फिर से यही किया तुमने.
समझ रहे हो? यहां करंट इस तरह से है, यहां करंट इस तरह से है, और इसमें भी करंट इस तरह से है। यहां करंट जिस सेंस में है, यहां करंट जिस सेंस में है इस कॉइल में, यह कॉइल 1, यह कॉइल 2, जिस सेंस में करंट इसमें घूमा है उसी सेंस में करंट इसमें भी घूम रहा है। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, बनेगा ना? यस सर। अगर इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड M है, तो यहां पे L इक्विवेलेंट हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। L1 प्लस L2 प्लस 2M। यहां करंट सेम सेंस में है, करंट्स आर इन सेम सेंस। अब यहां देखो, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे, ऐसे, बट यहां पर जाने के बाद करंट उलट गया, ये इस तरह से था और अब करंट इस तरह से हो जाएगा। ऐसे देखो, ये ऐसे गया, ये पीछे से गया ऐसे करके। ऐसे कर, तो पहले करंट इस तरह से गया था और अब करंट ऐसे आ रहा है। मतलब पहले करंट इस तरह से था, इसमें करंट इस तरह से था, देखो यहां से जा रहा है, सामने से टर्न ले रहा है ऐसे, जबकि यहां पर जब गया तो फिर इस तरह हो गया, उल्टा हो गया। तो इसकी वजह से फील्ड लेफ्ट होगा और इसकी वजह से फील्ड राइट होगा, अपोज करेगा। तो यहां अगर ये L1 है, ये L2 है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो यहां L इक्विवेलेंट आता है L1 प्लस L2 माइनस 2M। L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक, इसको याद रखना। अगर सपोर्ट कर रहा है, करंट्स इन अपोजिट सेंस, करंट्स इन अपोजिट सेंस। इसको कभी कभी इस तरह से भी दिखाते हैं, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। इसमें L दे दिया L1, इसमें L2 दे दिया और म्यूचुअल दोनों में M दे दिया। इसको कैसे दिखाते हैं? सेकंड केस को इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे कर दिया, ऐसे गए, इसको घुमा के लाए और फिर ऐसे कर दिया, समझ रहे हो ना? तो यहां करंट पहले ऐसे था, यहां देखो करंट ऐसे गया, इसमें भी इस तरह गया। इसमें करंट क्या है? ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। यहां करंट क्या हो गया? उल्टा ना, इसमें करंट राइट जा रहा है, इसमें करंट क्या जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है ना। इसमें करंट राइट, इसमें करंट लेफ्ट, इस तरह से भी दिखाते हैं। इसमें करंट इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये होता है कपल्ड केस में। So that completes the topic। हमारा सिलेबस हमने सारा कुछ बता दिया है।